हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी नोट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 3, दैट इज एक्सपेंशन इन गैसेस के बारे में। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने से पहले बस इतना जानना है कि जैसा लिक्विड और सॉलिड में हमें टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता था तो वो एक्सपैंड होते थे, राइट? सॉलिड्स और लिक्विड दोनों, वहां पे ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत थी उनको एक्सपैंड करने के लिए। बट गैसेस में सिर्फ थोड़ा सा टेम्परेचर देने पर ये जल्दी एक्सपैंड हो जाते हैं। याद रखें कि गैसेस में हल्का सा टेम्परेचर भी अगर देंगे तो ज्यादा एक्सपेंशन हो जाता है। ठीक है, तो उतना सा चेंज है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ते हैं गैस लॉस। उसमें सबसे पहली लॉ है बॉयल्स लॉ। व्हाट इज बॉयल्स लॉ? व्हाट डज बॉयल्स लॉ स्टेट? इट स्टेट्स दैट फॉर अ गिवन मास of gas, the pressure is inversely proportional to volume. प्रेशर जो है वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, मतलब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि P1 अपॉन P2 विल बी इक्वल टू V2 अपॉन V1। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट? अट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये भी याद रखें कि अट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तब जो है फॉर ए गिवन मास प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा। तो अगर इसके ग्राफ की बात करें तो ये कुछ ऐसा होगा। प्रेशर और वॉल्यूम की बात करें तो इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या स्टेट करता है? इट स्टेट्स दैट for a given mass at constant pressure, यहाँ पे constant क्या है? यहाँ पे constant है pressure। क्या constant है? pressure। the volume of a gas is directly proportional to temperature। वॉल्यूम जो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहां से क्या होगा? V1 अपॉन V2 कैन बी रिटन एज T1 अपॉन T2। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? चार्ल्स लॉ। ठीक है, आगे बात करते हैं गे लुसाक्स लॉ की। अच्छा, इसमें अगर ग्राफ ड्रॉ करें V और T का तो क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन, राइट? V एंड T का जो ग्राफ है वो क्या हो जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन। ठीक, हम बात करते हैं गे लुसाक्स लॉ की। अब गे लुसाक्स लॉ क्या स्टेट करता है? फिर से फॉर अ गिवन मास एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ पे क्या आएगा? प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो P1 अपॉन P2 कैन बी रिटन एज T1 अपॉन T2। तो यहां से अगर ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये क्या आएगा? कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन की। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? ऐसा गैस, उससे पहले हम लोग आइडियल गैस के बारे में पढ़ते हैं। आइडियल गैस क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल गैस? आइडियल गैस किसको कहते हैं? ऐसा गैस जो हर लॉ को, यानी हर गैस लॉ को ओबे करेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइडियल गैस। द गैस विच ओबेज ऑल गैस लॉज। कौन से गैस लॉज है हमारे पास? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ। ठीक है, मोस्टली बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को अगर अग्री कर रहा है, यानी अगर ओबे कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस गैस को हम लोग कहते हैं आइडियल गैस। तो उसकी एक इक्वेशन होती है, आइडियल गैस इक्वेशन। वो होती है PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT, जहां पे P हमारा क्या है? P इज द प्रेशर। V क्या है? V इज द वॉल्यूम। N क्या है? N आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ठीक है, R क्या है? R इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। R क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एंड T इज द टेम्परेचर। ठीक है, अब R के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि R की वैल्यू क्या होगी। एक कांस्टेंट है, हाँ,
तो R की जो वैल्यू होगी दैट कैन बी रिटन एज 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। इसको ऐसे लिख लेता हूं मैं, जूल पर मोल पर केल्विन। किसकी वैल्यू होगी? R की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, अगर वही एटीएम लीटर में दे, यानी प्रेशर जो है एटीएम में हो और वॉल्यूम जो है लीटर में हो, तब इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0.821। ठीक है, 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ठीक है, क्या होगी? 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। अच्छा, अब इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग इसको 25/3 भी लिख सकते हैं, जूल पर मोल पर केल्विन, और इसको जो है 1/12 भी लिख सकते हैं, लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लोग आर की वैल्यूज लिख सकते हैं। पहली होगी 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, या तो 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। डिपेंड करता है कि पी और वी किसमें दिए हुए हैं। अगर प्रेशर और वॉल्यूम जो है लीटर और एटीएम में दिए हुए हैं तो हम लोग ये वैल्यू यूज करेंगे। अगर वो ऐसा यूनिट्स में दिए हुए हैं यानी पास्कल और मीटर क्यूब में, तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी ए वैल्यू यूज करेंगे 8.314। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं। शो दैट alpha v, what is alpha v? Alpha is nothing but gamma is equal to 1/t for an ideal gas। अच्छा, आइडियल गैस क्या है एक्चुअल में? आइडियल गैस इज अ इमेजिनरी गैस। कोई एक्चुअल में अच्छा बच्चा होता नहीं है, राइट? सबके अंदर खामियां हैं। तो उसी तरह से आइडियल गैस भी हमेशा जो है, यूजुअली ऐसा गैस जो है वो सिर्फ आइडियली हम लोग सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो आइडियल गैस की ये इक्वेशन है कि ऐसा हो सकता है, बट एक्चुअल में इक्वेशन जो है वो रियल गैस की आएगी, जो हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इतना याद रखो कि आइडियल गैस की इक्वेशन वो होती है। तो आइडियल गैस के लिए हमें प्रूफ करना है कि गामा इज इक्वल टू 1/t है। तो व्हाट इज आइडियल गैस? PV इज इक्वल टू nRT। ओके, अब यहां से प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, एंड n और r तो वैसे भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स और r। तो यहां से अगर देखूं तो डेल्टा V अपॉन V कैन बी रिटन एज डेल्टा T अपॉन T, राइट? अच्छा, इसको अगर लिखूं it can be written as P delta V upon V is equal to NR delta T upon T, right? P NR जो है कांस्टेंट है, इसको मैं निकाल के K लिख सकता हूँ, यानी डेल्टा V अपॉन V कैन बी रिटन एज डेल्टा T अपॉन T। ठीक है, ये सबको कांस्टेंट मान के हटा रहा हूं मैं। ओके, तो यहां से अगर लिखूं डेल्टा V अपॉन V डेल्टा T कैन बी रिटन एज 1/t। व्हाट इज डेल्टा V by V into डेल्टा T? गामा। यहां से लिख सकता हूं alpha v can be written as 1/t, तो गामा कैन बी रिटन एज 1/t। इजी, हमें प्रूफ करना था। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा सुनो, हमारे पास तीन अलग अलग तरह के हीट कैपेसिटी है। एक तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और आगे एक पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी। तीनों को हम लोग एक साथ समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग हीट कैपेसिटी समझते हैं, उसके बाद अगर हम लोग स्पेसिफिक कहेंगे तो सही रहेगा। हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी, हीट 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 से रिलेटेड, ठीक है? इसको क्या कहेंगे? इट इज द amount of heat required to raise the temperature by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर दोनों में सेम होता है, सेल्सियस बोलो या केल्विन बोलो। हाँ, तो अगर कोई भी बॉडी है, किसी भी बॉडी का कितना भी मास हो, ठीक है, अगर एक सब्सटेंस है, रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अगर कोई भी एक सब्सटेंस है, उसके पूरे टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से या 1 केल्विन से अगर बढ़ाना हो, उस टाइम जो हीट लगेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? हीट कैपेसिटी। क्या मैं इसको CH से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। चलो ठीक है, क्या करेंगे? जितनी हीट लगेगी किसके लिए? एक सब्सटेंस को टेम्परेचर, एक सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं?
हीट कैपेसिटी कहते हैं। ओके, तो हीट कैपेसिटी CH कैन बी रिटन एज अमाउंट ऑफ हीट, राइट, डेल्टा Q। 1 डिग्री सेल्सियस के अगर T डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेल्टा T कर लेंगे, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, राइट। 1 डिग्री सेल्सियस के लिए डेल्टा Q था, T डिग्री सेल्सियस के बाई डेल्टा T। ओके, तो यहां से CH क्या हो जाएगा, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। ओके, तो यहां से डेल्टा Q को क्या लिख सकता हूं मैं, CH इंटू डेल्टा T। हम फिर से यहां वापस आएंगे। अब चलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट की तरफ। हीट कैपेसिटी हो गया, राइट। अब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की तरफ चलते हैं, सॉरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की तरफ। हीट कैपेसिटी क्या था, अमाउंट ऑफ हीट, इसकी डेफिनेशन भी सेम आएगी, देखो ऑलमोस्ट सेम आएगी, छोटा सा डिफरेंस होगा। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। मतलब क्या है, एक यूनिट मास के लिए, मान लो पूरे सब्सटेंस के लिए जो लग रही थी उसको कहते थे हम लोग हीट कैपेसिटी। अब एक यूनिट मास के लिए जो लगेगी, यानी पर्टिकुलर मास के लिए, यानी 1 kg मास के लिए जो लगेगी उसको कहेंगे हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सिंपल, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को C कहते हैं, इज इक्वल टू डेल्टा Q किसके लिए, यूनिट मास के लिए। तो अगर m मास हो तो m से डिवाइड कर लेंगे। अगर 1 डिग्री सेल्सियस के लिए हीट के बराबर है, अगर T डिग्री सेल्सियस हो तो डेल्टा T से डिवाइड कर लेंगे, सिंपल। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा Q बाई m डेल्टा T। तो अगर कोई मास के लिए कितनी स्पेसिफिक हीट लगेगी, यानी कितनी हीट रिक्वायर होगी, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आएगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। यहां से ये फॉर्मूला क्या आएगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल होता है आने वाले टॉपिक, यानी नेक्स्ट लेक्चर में कैलोरीमेट्री जब पढ़ेंगे तब ये बहुत यूजफुल होगा। ठीक है, तो अब यहां से क्या ये नहीं लगता कि डेल्टा Q बाई डेल्टा T क्या है, हीट कैपेसिटी। हाँ, तो आगे देखेंगे, चलो उसको हम लोग जब हीट कैपेसिटी में जाएंगे तब पढ़ेंगे। ये क्या हो गया, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड किसके लिए, फॉर अ यूनिट मास टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। एक यूनिट मास के लिए 1 डिग्री सेल्सियस बनाने के लिए जितनी भी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको हम लोग कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर वो यूनिट मास की जगह m मास हो गया और 1 डिग्री सेल्सियस की जगह T डिग्री सेल्सियस से रेज करना है तो डिवाइड बाय m डेल्टा T कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसी के साथ अगर मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करें, मोलर मतलब विद रेस्पेक्ट टू मोल्स, सिंपल। तो इसमें भी आएगा हीट, अमाउंट ऑफ हीट, राइट। इसमें भी हम लोग क्या लेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ a unit mole by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। मतलब एक यूनिट मोल की अगर 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ानी हो तो वहां पे जो हीट लगेगी उसको हम लोग कहेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, Cm बोल लेता हूँ इसको, डेल्टा Q के बराबर होगा। अगर n मोल्स हो तो n, डेल्टा T टेम्परेचर हो तो डेल्टा T, सिंपल इजी। ओके, तो यहां से क्या आएगा, डेल्टा Q कैन बी रिटन एज Cm NCm डेल्टा T। तो डेल्टा Q के जो है अलग अलग फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट हीट कैपेसिटीज। अगर नॉर्मल हीट कैपेसिटी होगी तो CH इंटू डेल्टा T, अगर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी NCm डेल्टा T, अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी MC डेल्टा T, सिंपल। ये बहुत ज्यादा यूज होता है तो इसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं वाटर इक्विवेलेंट के बारे में। वाटर इक्विवेलेंट क्या है, वाटर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब बराबरी वाला, राइट। तो क्या है वाटर इक्विवेलेंट, इज नथिंग बट द अमाउंट, द मास ऑफ वाटर which has same heat capacity as the mass, ठीक। मतलब देखो सिंपल चीज, अब जितने मास ऑफ वाटर जो है किस मास ऑफ सब्सटेंस, मान लो कोई मास ऑफ सब्सटेंस है
उसकी हीट कैपेसिटी कुछ 10 जूल है। तो उतने अमाउंट का मास अगर वाटर का, जितना मास ऑफ वाटर जो है उसकी हीट कैपेसिटी, मास ऑफ वाटर की हीट कैपेसिटी मान लेते हैं कि 20 kg ऑफ मास है किसका, वाटर का, उसकी हीट कैपेसिटी इस मास ऑफ सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी के अगर बराबर होगी तो उस मास ऑफ वाटर को हम लोग कहेंगे वाटर इक्विवेलेंट। एक और बात सुनो कि जितने मास ऑफ वाटर की हीट कैपेसिटी सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी के बराबर होगी उस मास ऑफ वाटर को हम लोग कहेंगे वाटर इक्विवेलेंट। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट बात करते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी हम लोगों ने बात कर रखा है कि इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। अच्छा, अब यहां से डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू कैन बी रिटन एज एम सी डेल्टा टी इज इक्वल टू सी एच डेल्टा टी। तो यहां से डेल्टा टी चला जाएगा तो सी एच कैन ऑल्सो बी रिटन एज एम इंटू सी, सी एच कैन बी रिटन एज एम इंटू सी। एम क्या है, मास, सी इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सी एच इज हीट कैपेसिटी, एम इज मास। सही है, इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। अब ये और आने वाला टॉपिक दोनों सेम है, सिर्फ ये मोलर के बारे विद रेस्पेक्ट टू मोल्स और ये विद रेस्पेक्ट टू मास बात करें। अब हमारे पास दो तरह के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे CV, इसको हम लोग कहेंगे CP। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं किसकी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की, तो क्या है, सिंपल डेफिनेशन। देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या थी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते थे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। साथ में ऐड करना एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सिंपल। जो भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन थी एट कांस्टेंट वॉल्यूम मान के चलना है, तो वो टाइप की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एट कांस्टेंट प्रेशर मान के चलेंगे तो वो CP हो जाएगा, सिंपल। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ बॉडी नहीं, ऑफ अ गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, राइट, ऑफ अ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम या एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, CV और CP। ठीक है, नेक्स्ट मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो भी वही होगा। ये भी दो टाइप के हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम या एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए CVM लिख लेता हूं मैं, इसके लिए CPM लिख लेता हूं। ठीक है, तो अब यहां से एक रिलेशन भी निकल के आएगा इनके बीच में, CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV। याद रखें, CPM हो या CV हो, CP हो, कुछ भी हो, विद रिस्पेक्ट टू मास बात करें या विद रिस्पेक्ट टू मोल बात करें, दोनों सेम हो। और CP माइनस CV जो है दैट विल बी इक्वल टू R। ये हम लोग अगले चैप्टर में थर्मोडायनामिक्स में हम लोग प्रूफ करेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं मेयर्स रिलेशन। क्या कहते हैं इसको, मेयर्स रिलेशन। CP माइनस CV विल बी इक्वल टू R। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। अब रेशियो की बात करते हैं, किसकी, CP और CV के रेशियो की बात। इसको हम लोग कहते हैं गामा। इसको हम लोग कहते हैं क्या, गामा। गामा इज नथिंग बट पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और कांस्टेंट वॉल्यूम की अगर बात करें तो उसको हम लोग कहते हैं पॉइजन्स रेशियो, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं गामा से। ठीक है, तो गामा के अलग अलग वैल्यूज होते हैं क्योंकि हमारे गैस जो है अलग अलग मॉलिक्यूल्स के, मतलब हमारे पास मोनो एटॉमिक गैसेस भी हो सकते हैं, हमारे पास डाई एटॉमिक गैसेस भी हो सकते हैं, हमारे पास ट्राई एटॉमिक गैसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तीनों के लिए CP और CV की वैल्यू देखो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। टिल देन यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि मोनोएटॉमिक गैस का CP और CV जो होगा उसका रेशियो जो है 5/3 के बराबर होगा। कितना होगा 5/3, 1.66। डाई एटॉमिक का जो है 7/5 के बराबर होगा, दैट इज नथिंग बट 1.4। और ट्राई एटॉमिक का 4/3 के बराबर होगा, दैट इज नथिंग बट 1.33। ठीक है, ये अगले चैप्टर में हम लोग फिर से पढ़ेंगे। ठीक है,
कि सीपी क्या आएगा मोनोटॉमिक का, सीवी क्या आएगा मोनोटॉमिक का, डायटॉमिक का, ट्राइटॉमिक का, सबके बारे में अगले चैप्टर और उसके बाद के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। बस ऐसे थोड़ा सा जानकारी रखने की जरूरत थी, ये फिर से पढ़ेंगे हम लोग, बस इतना याद रखें। देखो फिर से इसको रिवाइज कर देता हूं मैं आप लोगों को। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा क्या इसमें, ये तो हो गया, 3 टाइप के लॉस पढ़े, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गेल-स्टोक्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या थी, जब प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा एट कांस्टेंट टेंपरेचर। चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। देन वॉल्यूम प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, दूसरी जो भी चीजें हैं कांस्टेंट। अब यहाँ पे आइडियल गैस में जो भी गैस हर लॉ को ओबे करेगा उसको आइडियल गैस कहेंगे, जिसका इक्वेशन है PV = nRT, जहाँ पे R के 2 वैल्यूज गिवन थे। नेक्स्ट आया मेन चीज है, ये तो प्रूफ कर लिया। नेक्स्ट आया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी 3 टाइप की, कौन सा से, एक तो हीट कैपेसिटी, एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या थी, जितनी हीट रिक्वायर्ड है पूरे सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, वो था हीट कैपेसिटी। उसके बाद हम लोगों ने बात की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है 1 यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस के रेस करने के लिए बाई 1 डिग्री सेल्सियस, इसको मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कह लिया, सॉरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब 1 मोल के लिए जितनी जरूरत पड़ेगी उसको मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कह दिया। ओके, अब उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वाटर इक्विवेलेंट क्या है, कि जितना मास ऑफ वाटर, कुछ अमाउंट ऑफ मास है वाटर का, उसकी जितनी हीट कैपेसिटी है, तो उसकी हीट कैपेसिटी जितनी पूरे सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी के बराबर होगी, उसको हम लोग कहेंगे वाटर इक्विवेलेंट। ये हीट कैपेसिटी तो हो गया। नेक्स्ट हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात की। एक था CV, जिसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम बात कर रहे हैं हम लोग, यानी वॉल्यूम इसका कांस्टेंट होता है, जैसे जैसे टेंपरेचर बढ़ाता जाता है तब भी वॉल्यूम जो है कांस्टेंट ही होगा। और एक बात की हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर के बारे में, जब प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तब भी स्पेसिफिक हीट यानी टेंपरेचर बढ़ाने पर प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ओके। फिर से 2 टाइप ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात की और उनके रिलेशन की बात की कि CP - CV क्या होगा, R के बराबर होगा। फिर हम लोगों ने देखा कि उनका रेशियो क्या होगा, CP और CV का। CP और CV का जो रेशियो होगा वो गामा क्या होगा, दैट इज नथिंग बट पॉइजन्स रेशियो। अब उसमें हमारे पास 3 टाइप के गैसेस हो सकते हैं, मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक। तीनों के गामा की वैल्यूज है, जो कि हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, बस यहाँ पे इतना याद रखना है। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। व्हाई वाटर इज यूज्ड एज कूलेंट इन रेडिएटर ऑफ कार्स। क्यों क्यों क्यों? देखो सबसे पहले वाटर को क्यों यूज करते हैं। पहली बात, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा होने की वजह से उसको ज्यादा हीट की जरूरत होती है। तो सबसे पहले ड्यू आंसर विल बी ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सबसे पहला हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, तो उससे क्या होगा, थोड़े से टेम्परेचर पे, मतलब थोड़ा सा मास ऑफ वाटर क्या कर सकता है, ज्यादा हीट को ऑब्जॉर्ब कर सकता है। हाँ, मतलब थोड़ा सा रेज इन टेम्परेचर या तो थोड़ा सा टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से ज्यादा हीट क्या कर सकता है, ये अब्सॉर्ब कर सकता है। वही हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलने का मतलब क्या है, थोड़ा सा रेज इन टेम्परेचर दो तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, टेम्परेचर थोड़ा सा टेम्परेचर रेज किया तो ज्यादा हीट अमाउंट ऑफ हीट क्या कर सकता है, वो जनरेट कर सकता है। तो मतलब यहाँ भी थोड़ा सा टेम्परेचर कम किया तो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब कर सकता है। ठीक है, ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इट कैन अब्सॉर्ब मोर हीट, ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करेगा, इसीलिए हम लोग उसको कूलेंट की तरह कार्स में यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाई वाटर इज प्रेफर्ड टू एनी अदर लिक्विड इन दी हॉट वाटर बॉटल्स। अभी मैंने कहा ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्या होगा देखो, अब ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए मान लो पानी गर्म है, वो बहुत जल्दी देखो ना तो बहुत जल्दी अपनी हीट लूज करता है ना बहुत जल्दी अपनी हीट गेन करता है। ठीक है, ये ज्यादा देर तक जो है अपनी हीट को ऑब्जॉर्ब करके रख सकता है, इसीलिए कोई दूसरे लिक्विड की जगह हम लोग वाटर यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ एनी अदर लिक्विड ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो ये लेक्चर बहुत ही छोटा था, राइट। इसमें हम लोगों ने गैस लॉस, आइडियल गैस इक्वेशन और टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटीज के बारे में बात की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और डाउनलोड कीजिए इस नोट्स आपको। बाय बाय।